तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले कल नहीं आ पाया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हालांकि ये हफ्ते में तीसरी बार ऐसा है जब मैं ऐसी लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन कल फैमिली में कुछ सीरियस प्रॉब्लम थी। मेरी जो दादी हैं उनको अटैक आया था तो उनको लेके फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसके बाद फिर उनको देखने के लिए तमाम लोग आने लगे। इन्हीं सब चक्करों में फिर उलझा रहा। इस टाइम भी बेचारी एडमिट है। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि स्वस्थ हो जाए। हालांकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, इस वजह से कोई दवा या फिर कोई इलाज उस हिसाब से कारगर साबित नहीं हो रहा और इस टाइम वो लखनऊ में है, तो इस वजह से कल आ नहीं पाया। आज मौका मिला तो मुझे लगा कहानी सुनानी नहीं चाहिए। तो इस कहानी को कायदे से मैं कल ही सुनाना चाह रहा था, लेकिन समय वक्त कब कहाँ करवट ले ली क्या हो जाए कुछ कहा जा नहीं सकता। ऐसा ही कुछ कल हुआ। पिछले 2 दिनों से सुल्तानपुर, अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, इन तमाम लोगों के जितने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप थे, इन व्हाट्सएप ग्रुप में और खासकर कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें मैं भी ऐड हूँ, एक तस्वीर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी। तस्वीर में एक किसी हॉस्पिटल का स्ट्रेचर जिस पे कुछ गद्दी उद्दी नहीं लगी होती, बस नॉर्मली एक लोहे का होता है, वाइट वाइट पेंट होता है और अलग अलग जगहों से पेंट भी उखड़ा होता है। एक स्ट्रेचर पे 2 बच्चे पड़े थे। दोनों के जिस्म छलने थे, चोट के भी निशान थे और एक दूसरे स्ट्रेचर पे एक महिला की लाश और एक दूसरे वाले पे एक पुरुष की लाश। ये तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से खासकर व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग जगहों पे शेयर हो रही थी। हर जगह एक सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर आज भी जहां उसी जिले में, चूंकि पहले सुल्तानपुर अमेठी एक ही माना जाता था, उसी जिले में चोरी होने के बाद, डकैती होने के बाद इनकाउंटर हो जाता है 2-2 लोगों का, वहां पे 4 लोगों का घर में घुस के कत्ल कैसे हो सकता है? ये सवाल तमाम लोग पूछ रहे थे। सवाल पुलिस के ऊपर भी था, सवाल सरकार से भी था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वजह जानना चाह रहे थे कि आखिर अमेठी में ऐसा कत्ल क्यों हुआ, क्या पूरी कहानी थी। तो धीरे धीरे जब इन तमाम सवालों के पीछे पुलिस वाले पड़ते, मरने वाला कौन था, कहाँ से था, क्या वजह थी, तब एक कहानी जो अभी तक 90% क्लियर है। और मुझे लगता है कि पहले आप 90% की कहानी जान लीजिए, क्योंकि 10% कहानियाँ कभी क्लियर नहीं होती। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अमेठी में एक जगह लगती है, एक थाना है शिवरतगंज, और इसी शिवरतगंज में एक गांव है, एक इलाका है अहोरवा भवानी। अहोरवा भवानी में 3 अक्टूबर साल 2024 की बात है। अब 3 अक्टूबर साल 2024 हिंदू धर्म के हिसाब से बेहद पवित्र तारीख थी। नवरात्रि का पहला दिन था। अलग अलग जगहों पे माता जी के जितने मंदिर थे वो सजे हुए थे। जितनी भवानी माता के मंदिर थे सब पे भजन, कीर्तन, आरती, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। कई ऐसी जगह थी जहाँ मेला वेला भी लगा था। अच्छा, ज़्यादातर लोग इस दिन व्रत रहते हैं, इस वजह से दुकानें कुछ ज़्यादा ही उजागर होती है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फल लेके आते हैं, कई ऐसे हैं जो कुट्टू का आटा, ये तमाम चीज़ें लेके आते हैं कि जो व्रत वाले हैं उनको पाक पवित्र तरीके से खिला दें, या फिर जो खाने वाले हैं उनको दौड़ना ना पड़े इधर उधर। कहीं कहीं मेला भी लगता है, दुकानें सस्ती हैं। तो ऐसे ही अहोरवा भवानी इलाके में दुकान सजी थी। सजने के बाद अलग अलग दुकान वाले शाम के लगभग 6 बजे के बाद आरती करने चले जाते हैं, क्योंकि माता जी का वहाँ एक बड़ा मंदिर है। जैसे ही आरती शुरू होती है, एक मेडिकल स्टोर था वहीं पे, जिसके संचालक थे राम मनोहर यादव। राम मनोहर यादव अचानक से कुछ आवाज़ें सुनते हैं। 1-2 बार वो आवाज़ हुई 6:30 के आसपास। उन्हें लगा कि शायद कोई बच्चा है पटाखा उठाखा दगा रहा। धीरे धीरे जब 1, 2, 3, 4, 9-10 बार ये आवाज़ें उन्होंने सुनी, तब उनके कान खड़े हुए। उन्हें लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने जब देखने की कोशिश की, तब सामने देखा कि एक अवस्थी जी का घर है और वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। अब अवस्थी जी के घर में एक फैमिली किराए पे रहती थी। अच्छा, उस फैमिली में एक टीचर थे, उनकी पत्नी थी, एक बच्ची 1.5 साल की, दूसरी 5वां साल की। तो ना तो 5 साल की बच्ची उतना बड़ा पटाखा फोड़ सकती है। अवस्थी जी की ऐसी अवस्था है नहीं कि वो फोड़े। 1.5 साल की बच्ची पे तो डाउट ही नहीं किया जा सकता। तो आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से? फौरन जो राम मनोहर यादव थे उनको डाउट होता है। फौरन 100 मीटर दूर, चूंकि मेला था तो पुलिस वाले तैनात थे, वो भाग के उनके पास गए।
उन्होंने बताया कि ऐसी सी आवाज़ आई, मुझे कुछ डाउट है। इधर पुलिस वालों ने भी कहा कि यार आवाज़ तो मैंने भी सुनी। आसपास 2-4 लोग जो मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि आवाज़ सुनी। अब तमाम लोग भाग के अवस्थी जी के घर के पास आते हैं। आने के बाद जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, अंदर का जो मंजर था उसे देखने के बाद तमाम लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो कमज़ोर दिल वाले थे उनकी रूह कांप जाती है। अंदर 4 लाशें पड़ी थी। आंगन में 2 लाशें, एक उस टीचर की, एक उसकी पत्नी की, और थोड़ी देर पे 2 और लाशें, एक 1.5 साल की बिटिया लाडो की और एक दूसरी बिटिया जो 5 साल की थी। अब जैसे ही 2 लाश और इधर आवाज़, फिर ये डाउट किया गया कि शायद गोली की आवाज़ थी, चूंकि जो बॉडी थी उसको देखने के बाद ये लगा कि इनको गोली मारी गई है। शरीर से खून निकल रहा था। अभी मन में भी डाउट था कि इनके अंदर जान बाकी है या नहीं। फौरन उनको उठाया गया। उठाने के बाद लेके हॉस्पिटल भागते हैं। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, जाने के बाद डॉक्टर नब्ज टटोलते हैं। एक उम्मीद जो थी वो भी इनकार कर देती है। डॉक्टर बताते हैं कि चारों की मौत हो चुकी है। अब इतनी ही देर में पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि शाम की 6:30 बजे एक गांव में कोई आता है। आने के बाद एक परिवार के 4 लोगों को गोली मारता है, उनका कत्ल करता है। वो भी ऐसे मौके पे जब लगभग लोग घर से बाहर मौजूद थे। लगभग लोग आरती करने गए थे, मेला लगा था, पुलिस 100 मीटर दूर खड़ी थी। तो ये चीज़ जब हुई तो चाहे पुलिस वाले हों चाहे आसपास के लोग, तमाम लोग शक्ति में आ गए कि आखिर कौन था। फौरन भाई अब थाने में फ़ोन गया। थाने वाले भागे भागे आए। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। चेक किया तो एक दुकान पे कैमरा लगा मिला। अब उस कैमरे को जब चेक किया, इस उम्मीद से कि शायद यहां से कुछ मिल जाए, बदकिस्मती कि कुछ नहीं मिला। इसी दौरान घर में उन्हें एक मैगजीन भी मिलती है, यानी जिसने गोली मारी थी उसकी मैगजीन वहां छूट गई थी। उसके बाद जांच पड़ताल करते रहते हैं, तफ्तीश करते रहते हैं। इतनी देर में पूरे आला कमान तक ये खबर फैल गई कि अमेठी में एक घर में 4 लोगों को मार दिया गया। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ये तस्वीरें तैरने लगी कि अमेठी में कैसे मार दिया गया। सरकार, पक्ष, विपक्ष, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन इसकी विपरीत भी एक कहानी थी जो सबको जाननी थी। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं। अंत में जब उन्होंने तफ्तीश की, लड़की के बारे में पता किया, मरने वाली महिला के बारे में पता किया, जो मरने वाला टीचर था उसके बारे में पता किया, तब एक कहानी निकल के सामने आई। कहानी साल 2018 के आसपास की है और यहीं से एक मर्डर की पूरी गुत्थी उलझाई जाती है और अब जाके 90% सुलझी है। दरअसल कहानी के साथ शुरुआत होती है रायबरेली से। रायबरेली में एक गांव है सुदामापुर, और इसी गांव में एक फैमिली रहा करती थी। एक बेहद गरीब, एक दलित फैमिली। फैमिली में जो फैमिली के मुखिया थे उनका नाम था राम गोपाल। उनका एक बेटा था सुनील। राम गोपाल ने काफ़ी गरीबी देखी थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो बेटा सुनील है वो गरीबी देखे, लिहाजा उन्होंने सुनील को पढ़ाया लिखाया। सुनील भी बेहद मेहनतकश था। छोटी मोटी जगहों पे उसने नौकरी की, इधर उधर उसने काम किया, लेकिन उसका एकमात्र फोकस था कि गरीबी की जो जंजीरें उनको तोड़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद सुनील कुमार पढ़ लिख के जब यूपीपी की नौकरी आती है, वैकेंसी आती है, उसमें ट्राई करता है। किस्मत अच्छी थी, यूपीपी में उसकी नौकरी लग गई। अब सुनील कुमार, अब नॉर्मल सुनील कुमार से सिपाही सुनील कुमार हो गया। पूरा इलाका खुश, तमाम नाम हो गया। राम गोपाल की एक तरह से इज्जत होने लगी। एक सिपाही के फादर हो गए भाई। इसी दौरान फिर यह हुआ कि इनकी शादी करा दी जाए। इसके बाद फिर शादी के लिए रिश्ते देखे गए। अंत में एक लड़की जिसका नाम था पूनम, पूनम से उसकी शादी करा दी गई। शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चली, 2 बच्चे भी हुए, दोनों बेटी हुई। इसी दौरान जो सुनील था उसे लगा कि यार जो सिपाही की नौकरी उसमें इतना मज़ा नहीं है। कभी कहीं ड्यूटी लगा देते हैं, चुनाव आ गया तो कहीं और भेज दो। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो उसके पीछे लगा दो। तो ऐसे हाल में फिर ये दिक्कतें होती हैं। और सैलरी भी कम थी, और एक छोटा मुलाजिम, उतनी इज्जत लोग देते नहीं थे। कहीं ना कहीं उसे लगा कि यार इसको हटाओ और एक काम करो, कुछ और आगे बढ़ो। उसके बाद उसने उत्तर प्रदेश में टीचिंग की तैयारी करनी शुरू कर दी, बेसिक शिक्षा वाली तैयारी करता रहा। इधर अपनी नौकरी करता रहा, पढ़ाई जारी रखी। नौकरी और पढ़ाई के बीच ऐसा बैलेंस बनाया, परिवार को पाला पोसा, कि अंत में साल 2020 में
बेसिक शिक्षा में उसकी जॉब लगती है और फाइनली उसको बताया जाता है कि अमेठी में एक इलाके में आपको पढ़ाने जाना है। शादीशुदा ज़िंदगी थी, पत्नी को वहाँ छोड़ता है और वापस आ जाता है यहाँ पे पढ़ाने। यहाँ ज्वाइनिंग करता है। ज्वाइनिंग करने के बाद पूरे स्कूल में इसका एक अच्छा खासा नाम था। उसके पीछे कारण था कि इसने ना कभी किसी बच्चे को डांटा था, ना कभी फटकारा था। तमाम बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझता था। जितने भी गरीब तबके के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने आते थे उनको अच्छे से ट्रीट करता था। ये तमाम चीज़ें सुनील की चल रही थी, लेकिन सुनील की पत्नी की अपनी एक अलग ज़िंदगी थी। दरअसल शादी से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था चंदन वर्मा। चंदन वर्मा पूनम से बेहद प्यार करता था। दोनों पहले दोस्त थे, फिर धीरे धीरे करीब आए। उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से शादी वादी का भी प्लान बनाते हैं। लेकिन इसी दौरान पूनम के फादर जब देखते हैं कि सुनील एक वेल सेटल्ड लड़का है और उससे शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा लड़की के लिए भी, तो पूनम को समझाते और कहते हैं कि अच्छा लड़का, इससे शादी कर लो। अब यहाँ एक दिक्कत ये थी कि पूनम के रिश्ते के बारे में पूनम के घर वालों को पता नहीं था। अच्छा, जाति का भी अंतर था। पूनम एससी थी, चंदन वर्मा था। तो ऐसे हाल में पूनम को भी लगा कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर, इसको छोड़ो और फैमिली की मर्जी से शादी कर लो। पूनम और सुनील शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद भी जो चंदन है कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के पूनम के कांटेक्ट में रहता, पूनम से बातचीत करता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वक्त आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, इधर दो दो बच्चे हो गए। फिर दो बच्चे होने के बाद अब पूनम को भी लगा कि शायद ये चीज़ें ठीक नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भाव दूँ, उससे बातचीत करूँ। आज नहीं तो कल मेरे पति को पता चल जाए, फिर दिक्कत होगी। तब उसने कहा कि यार देखो चंदन, ऐसा है, हम तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, हम दोनों ने अच्छे मोमेंट गुजारे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बॉयफ्रेंड तुम थे, लेकिन अब मेरी शादी हो गई और जिस रिश्ते का कोई मतलब नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, उसको छोड़ के अलग कर देना चाहिए। अब ये बात पूनम ने तो सबकी भलाई के लिए बोली, लेकिन चंदन इस पर ऑफेंड हो गया। अब वो एक तरह से खुन्नस खाने लगा कि देखो, पति को पाते ही जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझे छोड़ गई। इसके बाद से ही चंदन इंतजार करने लगा कि कब क्या करें। इत्तेफाक से अगस्त महीने में पूनम को चंदन देख लेता है। जैसे ही रायबरेली में देखता है, देखने के बाद फौरन उसको रोकता है, गाली गलौज करता है, जाति सूचक भी गाली वाली दे देता है। अब ये चीज़ जब पूनम देखती है उसको लगता है कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, चूंकि वो अपनी बिटिया को इलाज करवाने ले जा रही थी, बेटी के सामने उसका बॉयफ्रेंड उसको गाली दे रहा है। फौरन पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा देती है। अब जैसे ही SC/ST एक्ट लगा, पुलिस फौरन हरकत में आई। चंदन वर्मा को उठाया गया। उठाने के बाद फिर इनको बढ़िया से तोड़ा गया, पूछताछ की गई, इनको समझाया गया कि आज के बाद उस महिला से दूर रहना। इधर इस बारे में जब पूनम के पति सुनील को पता चला तो उसने कहा कि छोड़ो, यहाँ पे रहना ही क्यों, यहाँ से निकलो और चलो जहाँ हम रहते हैं वहाँ रहो। अपने बीवी बच्चों को लेके तमाम मुसीबतों को पीछे छोड़ के अमेठी आ गया, इस उम्मीद के साथ कि अब चंदन वहाँ कुछ दिन परेशान रहेगा, उसके बाद भूल भाल जाएगा। लेकिन चंदन ने कहा था कि मैं तुमसे बदला लूँगा। पूनम जब अमेठी आ जाती है, वो प्लान बनाता है कि क्या करें, तैयारी करता है। 12 सितंबर को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता, कायदे से अबाउट में लिखता है और कहता है कि 5 लोग मरने वाले हैं और मैं मारूंगा। ऐसा अबाउट लगाता है, कहीं से जाता है, गन मैनेज करता है। गन मैनेज करने के बाद 3 अक्टूबर साल 2024 को एक बुलेट से पहले तो इनके घर आता है। आने के बाद जो बच्चे थे उनको कुछ पैसे देता है कि जाओ तुम मेला देख लो। बच्चे जाते नहीं, हालांकि बाहर ही रहते हैं। इसी बीच पूनम, सुनील और चंदन वर्मा के बीच झगड़ा होता है। पिस्टल वो लेके ही गया था, पिस्टल निकालता है, तड़ातड़ गोली चलाता है। जितनी मैगजीन थी आधा पति पत्नी पे खाली करता है, आधा बच्चों पे खाली करता है। एक गोली रह जाती है, 9 गोली इन लोगों को मारने के बाद खुद के ऊपर फायर कर लेता है। खुद के ऊपर फायर करता है, लेकिन हाथ कांप जाते हैं, निशाना चूक जाता है। वहाँ से भागता है, मैगजीन शायद वहीं गिर जाती है। भागने के बाद अब डरा सहमा इधर जब ये घटना हुई तो STF पीछे लग गई, और STF का नियम तो आप जानते ही हैं। लोकेशन जब खंगाली STF वालों ने तो पता चला कि गौतम बुद्ध नगर में एक जगह है, जेबर टोल प्लाजा, वहाँ है। STF की टीम जाती है, इसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद STF की अपनी एक थ्योरी है कि जैसे गिरफ्तार करती है, फौरन ये बंदूक छीन के भागने की कोशिश करता है। इसके पाँव में गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद
फिर इसको गिरफ्तार किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको सामने लाया गया, फिर तमाम चीज़ें बता दी गई, पूरा केस सॉल्व हो गया। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें बाकी थी। जब पोस्टमार्टम हो गया लाशों का, अब अगले दिन कायदे से अंतिम संस्कार होना था, तो अंतिम संस्कार करेगा कौन? या तो पिता या फिर घर का कोई, और खासकर जब पिता है तो बच्चे का अंतिम संस्कार पिता ही करेगा, बेटा है तो बेटा ही करेगा। तो इधर जब बॉडी गांव में पहुंची सुदामापुर में, कुछ नेता, कुछ पॉलिटिशियन जो राम गोपाल थे उनको लेके चले गए मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने। अब इधर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए, इधर जो लाशें थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कायदे से जो मुखाग्नि पिता के हाथ से मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। अब यहाँ पे 2 पहलू हैं। जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा कि जो अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके कुछ नेता आए और लेके चले गए। लेकिन कायदे से यहाँ एक सवाल ये भी है कि अंतिम संस्कार अगर करना था तो पिता भी मना कर सकता था कि भैया मैं नहीं जाऊँगा। और अगर पिता को बिना बताए कि आज अंतिम संस्कार हुआ लेके गए, तो घर की महिलाएं थी, घर के गांव के और सदस्य थे, एक समाज होता है, वो फिर नहीं खड़ा हुआ कि पिता को आ जाने तो मुखाग्नि वहीं देगा। अमेठी से या फिर रायबरेली से लखनऊ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। किसी के घर के 4 लोग चले गए, राजनीति, पॉलिटिक्स, और आज भी आम जनता कैसे सोती है। और यहीं से हिम्मत मिलती है जो लोग घरों में घुस के गोली मार देते हैं। कि एक पिता मुख्यमंत्री से मिलने गया था, उसकी गैर मौजूदगी में बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। गांव वाले ना तो चू करते ना कुछ विरोध करते हैं, और फिर बाद में राजनीति होती है और तमाम लोग अब मीडिया के सामने गुपचुप तरीके से बोलते हैं कि वो नहीं था तो अंतिम संस्कार नहीं होना था, लेकिन गांव वालों ने भी विरोध नहीं किया। खैर, अभी तक ये पूरी कहानी थी अमेठी के उस गोलीकांड की, और मैंने आपसे वादा किया था कि सवाल जवाब का सिलसिला करूँगा, लेकिन मजबूरी ऐसी आई कि दादी जो मेरी थी उनको अचानक से हार्ट अटैक आया। उनको लेके पहले तो लोकल हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से वो रिफ़र हुई लखनऊ के है जो हैलेट है उसमें, उसके बाद फिर तो चीज़ें इधर उधर। तो कल का जो सवाल था आज फिर पूछ लेता हूँ, और कल जिन लोगों ने जवाब दिया था उनका, और आज जो लोग जवाब देंगे उनका, सबका नाम मैं ले लूँगा। तो सवाल मेरा ये था कि भारत के पास कितने परमाणु बम हैं? तो अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।